ऑक्शन के पहले दिन के बाद कौन सी टीम की है क्या स्थिति और आरसीबी की कप्तानी पर बहुत बड़ा जो सवाल था उसका क्या इन्हें मिल गया है जवाब या विकल्प जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1675वां एपिसोड। आज 25 नवंबर की तारीख है। ऑक्शन का डे 1 हो चुका है, आज डे 2 है और बात करेंगे नीलामी की। सभी टीमों पर बात करेंगे, कौन सी टीम कितने पानी में, कौन सी टीम विन विन सिचुएशन में, इस वीडियो में देखेंगे। एंड तक वीडियो को देखें दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। ये दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के साथ। चेन्नई के लिए मैं कहूंगा दोस्तों, ये ऑक्शन की प्रक्रिया ना बहुत अच्छी रही है ना बहुत बुरी रही और इसके पीछे की रीजन क्लियर है। रिटेंशन की प्रक्रिया में ही चेन्नई ने अपनी मेजॉरिटी ऑफ द टीम और बैलेंस पर से लगा दिया था। 7 खिलाड़ी अभी तक डे 1 पे चेन्नई ने खरीदे हैं, जिसमें से 3 ओवरसीज है और 15.6 करोड़ रुपए अभी भी चेन्नई के पर्स में बचे हुए हैं। हालांकि इन 15 करोड़ रुपए में अभी भी 11-12 खिलाड़ी चेन्नई को खरीदने। आपको बता दूं दोस्तों कि चेन्नई मात्र एक ऐसा खिलाड़ी जिसके पीछे ऑल आउट जा सकती थी, वो ऋषभ पंत थे, जिसके पीछे चेन्नई नहीं गई। और चेन्नई ने क्लियर इंटेंशन दिया पूरी नीलामी की प्रक्रिया में कि वो हर बड़ा खिलाड़ी जिसके ऊपर सब लोग भाग रहे हैं, हम नहीं भागेंगे। चेन्नई ने एक बेंचमार्क बनाकर रखा था, 10 करोड़ से ज्यादा किसी को देना नहीं है। नूर अहमद सबसे महंगे प्लेयर है, डे 1 पर 10 करोड़ दिए उन्हें। रवि अश्विन जैसा कि हम बोल रहे थे वापस आएंगे, 9.75 करोड़ दिए। कॉनवे और रविंद्र को वापस ले लिया दोस्तों और दोनों के ऊपर टोटल 10-11 करोड़ रुपए खर्च किए। अच्छा हुआ कॉनवे को रिटेन नहीं किया, क्योंकि रिटेन करते तो 11-12 करोड़ देने पड़ते, आधी कीमत में मिल गए। खलील अहमद, त्रिपाठी और शंकर को भी इन्होंने ले लिया है, क्योंकि ये तीनों प्लेयर्स भी बहुत कंपैरेटिव कम प्राइस पे मिले। विजय शंकर तो बहुत सस्ते इनको मिल गए, जो कि एक ऑप्शन बन सकते हैं ऑलराउंडर का विथ शिवम दुबे। तो कुल मिलाकर चेन्नई ने वहां फोकस किया जहां जरूरत थी, और जो मंडी लगी हुई थी बड़े बड़े प्लेयर्स पर, जो 27 करोड़ की बिडिंग लग रही थी ना, उसको दूर से बैठकर चेन्नई ने देखा। तो मैं तो यही बोलूंगा, रिटेंशन अच्छा था इनका, इसलिए नीलामी ओके ही रही है और बड़ा प्लेयर नहीं आया है, क्योंकि लेने के लिए चेन्नई गई नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप बताओ चेन्नई की नीलामी अभी तक डे 1 की नीलामी जो प्लेयर्स इन्होंने लिए 10 में से उन्हें कितनी रेटिंग आप दोगे कमेंट बॉक्स नीचे। और चेन्नई के फैन हो, लाइक नहीं किया तो कर देना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स के बाद दिल्ली की टीम की बात कर लेते हैं। मेरे हिसाब से दिल्ली के लिए यह ऑक्शन विन विन रहा है, क्योंकि आप ऋषभ पंत का जो विकल्प ढूंढ रहे थे, वन ऑफ द बेस्ट विकल्प मिल गया। टोटल 9 खिलाड़ी डे 1 पर दिल्ली ने खरीदे, जिसमें से 3 विदेशी थे। अब मात्र 13 करोड़ रुपए का बैलेंस पर दिल्ली के पास बचा है। क्यों? क्योंकि दिल्ली ने काफी सही रेट पर काफी सारे प्लेयर्स खरीदे, मतलब एक एवरेज प्राइस सबको दिया है दिल्ली ने, ना बहुत महंगा ना बहुत सस्ता। सबसे पहले तो केएल राहुल बहुत सस्ते इनको मिल गए 14 करोड़ रुपए में, लेकिन उसके अलावा स्टार्क का हम जो बोल रहे थे 11-12 में, उतने में ही मिले। नटराजन भी 10 करोड़ के आसपास इनको मिल गए। मैकगर्ग, ब्रूक भी इनको मिल गए। आशुतोष शर्मा मिल गए, मोहित शर्मा मिल गए, रिजवी मिल गए, नायर मिल गए। तो कुल मिलाकर दिल्ली को जो जरूरत थी वो मिल गए। और जैसा कि मैंने कहा विन विन इसलिए क्योंकि आपको 14 करोड़ में केएल राहुल मिल जाते हैं भाई, जो आपका ऊपर से बल्लेबाज भी बनेगा। कप्तान इनको नया मिल गया केएल राहुल के रूप में। मैं आपसे बोल रहा था कि दिल्ली और केकेआर ये दोनों जाएंगी भैया केएल राहुल के ऊपर, इन्हें कप्तान बनाने के लिए। वैसा ही कुछ ऑक्शन में हमने दिल्ली के हवाले से तो होते हुए देखा। तो केएल राहुल न्यू कैप्टन दिल्ली के लिए विन विन सिचुएशन। पंत को रिटेन करते 22 करोड़ देना पड़ता, लेकिन पंत है, केएल राहुल है। पंत का काम पंत ही कर सकते हैं। आपको पंत एक विकेट कीपिंग का ऑप्शन भी देते हैं, जो केएल राहुल देते हैं, पर उतना अच्छा नहीं देते। तो जाहिर है एक सीधी रिप्लेसमेंट करने की कोशिश की है। क्या विकेट कीपिंग कराएंगे ये केएल राहुल से? मुझे नहीं लगता। पूरे सीजन में केएल राहुल कप्तानी करेंगे, एज ए फील्डर ही खेलेंगे और बल्लेबाज खेलेंगे। तो कुल मिलाकर दिल्ली के लिए ये विन विन ऑक्शन पहले दिन का तो रहा है। अब दूसरे दिन 13 करोड़ में ये क्या करते हैं, अभी तो पूरी टीम बनानी रह गई है, देखी जाएगी दोस्तों। क्योंकि अभी इन्होंने 9 खिलाड़ी खरीदे हैं और पहले से इन्होंने 3-4 रिटेन किए हुए थे, तो अभी भी 11-12 प्लेयर खरीदने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दिल्ली के लिए लाइक बनता है, दिल्ली को रेटिंग दो पहले दिन की। दिल्ली की ऑक्शन आपको कैसी लगी 10 में से? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दिल्ली के बाद अब गुजरात की बात करते हैं। मेरे हिसाब से गुजरात वन ऑफ द विन विन सिचुएशन में रहा है, क्योंकि गुजरात की टीम ने रिटेंशन में भी काफी प्लेयर्स रिटेन कर लिए थे बड़े बड़े, और उसके बाद भी नीलामी के पहले दिन में 9 खिलाड़ी खरीदे, जिसमें से 2 ओवरसीज थे और 17.5 करोड़ रुपए अभी भी बचे हुए हैं। बटलर आपको 15 करोड़ में मिल गए, सिराज आपको 12 करोड़ में मिल गए, नीचे से रबाडा आपको 10 करोड़ के आसपास मिल गए। प्रसिद्ध कृष्णा इंजर्ड जरूर रहते, लेकिन अगर सीजन में उपलब्ध रहेगा तो फिर तो सोने पर सुहागा हो गया। बाकी लोमरोर जो पिछले साल खेले थे वो भी मिल गए। कुशारगा, सुतार, अनुज रावत एक बहुत बड़ा खिलाड़ी था, बहुत सस्ते में इनको मिल गए, क्योंकि अनुज रावत अगर 1-2 सीजन चले तो वो काम कर सकते हैं जो बहुत कम प्लेयर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से गुजरात टाइटंस ने बहुत स्मार्ट बाय की है। और मेरे हिसाब से डे 1 के बाद अगर कोई टीम प्लेइंग 11 के मामले में सही 60 कोर संपूर्ण लग रही तो गुजरात है, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास गिल थे, उनके साथ बटलर आपकी ओपनिंग कर लेंगे, दोनों में से कोई भी कप्तानी कर सकता है। नीचे से आपकी गेंदबाजी में सिराज है, राशिद खान पहले से थे, रबाडा भी आ गए, प्रसिद्ध कृष्णा अगर फिट हुए तो वो भी खेलेंगे। हाँ, मिडिल ऑर्डर का जो
जो थोड़ा सा मिडिल मॉडल है, अब उसको ये सॉल्व डे 2 में करेंगे। अब देखते हैं गुजरात टाइटंस डे 2 में क्या करती है। मेरे हिसाब से गुजरात विन विन सिचुएशन में, गुजरात ने एक अच्छी नीलामी करी है डे 1 पर, क्योंकि बटलर, सिराज और रबाडा एक साथ गुजरात में जाएंगे, ये कम से कम मैंने तो नहीं सोचा था भाई। और बटलर, सिराज, रबाडा एक साथ इस टीम में गए हैं डे 1 पर, जबकि दूसरी टीमों के पास 100 करोड़ रुपए थे। तो सचमुच भाई आपने बहुत स्मार्ट दिमाग लगाया है गुजरात वालों ने। तो बताओ भाई 10 में से आप रेटिंग दो गुजरात की पहले दिन की स्ट्रेटेजीज को। और गुजरात के लिए अगर आप भी फैन हो गुजरात के तो लाइक बनता है, लाइक का बटन नीचे है। 3 टीमें हो गई, तीनों में से किसी भी टीम के दोस्तों अगर आप भी फैन है तो लाइक का बटन नीचे करते चले जाओ। आगे बढ़ते हैं, अब केकेआर की टीम की बात करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं केकेआर की बात करूं तो 7 खिलाड़ी इन्होंने पहले दिन खरीदे, जिसमें से 3 विदेशी थे और अब मात्र 10 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। तो बहुत ज्यादा केकेआर कुछ कर नहीं पाएगी, क्योंकि केकेआर ने रिटेंशन की प्रक्रिया में 6 खिलाड़ी ऑलरेडी रिटेन कर लिए थे। तो 6 और 7 मतलब हम सोच सकते हैं 13 खिलाड़ी ऑलरेडी इनके हो गए, कोर इनका भी बन गया है। वेंकटेश अय्यर को 23 करोड़ रुपए इन्हें देना पड़ा, मेरे हिसाब से काफी महंगे। मेरे हिसाब से आपको 12, 13, 14 करोड़ रुपए इनफ थे, पर क्या करें भाई, लेना ही था इनको, वो प्लेयर बहुत जरूरी था इनके लिए, पिछले साल खेला था। नोकिया को फिर 6 ही करोड़ दिए, डीकॉक आ गए, अच्छा बाय है, डीकॉक सस्ते में मिल गए। अग्रवेश रघुवंशी पिछले साल खेले थे, वो भी इन्होंने वापस लिए, गुरबाज को भी वापस लिया, अरोरा को भी वापस लिया। तो अपने पिछले साल के 4-5 प्लेयर्स तो कल ही इन्होंने वापस ले लिए। 7 में से 4 प्लेयर पिछले साल जो खेले थे उनको वापस लिया, 6 ऑलरेडी थे, तो 6, 4, 10 तो वो सेटअप इन्होंने फिर से बनाया। मयंक मार्कंडे को इन्होंने लिया वो एक स्पिन का विकल्प लाने के लिए। नोकिया को लिया है वो तेज गेंदबाजी का विकल्प लाने के लिए, क्योंकि जाहिर है स्टार्क इनको अब मिल नहीं पाएंगे और इतना पैसा है नहीं, स्टार्क बिक चुके हैं। डीकॉक ऊपर से सपोर्ट करेंगे और एक विकेट कीपिंग का ऑप्शन बनेंगे। डीकॉक इतने सस्ते में सचमुच एक स्मार्ट बाय थी। लेकिन कुल मिलाकर मैं केकेआर के बारे में यही बोलूंगा कि केकेआर के लिए बहुत एक्सेप्शनल ऑप्शन रहा नहीं है। केकेआर ने वेंकटेश अय्यर को ओवर प्राइस किया है। मुझे ऐसा लगता है कि केकेआर की पूरी कोशिश थी कि अपने पिछले खिलाड़ियों को वापस लाना है। अभी की स्थिति में भी केकेआर के साथ समस्या कप्तानी की बनी हुई है। अगर आप आज की डेट में केकेआर को उठाकर देखोगे तो फिर कप्तानी कौन करेगा, वो सवाल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि केकेआर ने कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं लिया है जो श्रेयस अय्यर को रिप्लेस कर सके। श्रेयस अय्यर खुद पंजाब चले गए, ऋषभ पंत लखनऊ चले गए, केएल राहुल दिल्ली चले गए, अब बचा कोई है नहीं। बटलर को ये लेते तो शायद कप्तानी दे सकते थे। अब क्या ये डीकॉक को कप्तानी देंगे, रसल को कप्तानी देंगे, क्योंकि 10 करोड़ रुपए में बचे हुए प्लेयर में इनको ऐसा कोई कप्तान मिलने वाला है नहीं आज डे 2 पर। तो केकेआर के लिए ऑन एंड ऑफ ही नीलामी रही है, ठीक ठाक ही नीलामी रही है, ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी मैं बोलूंगा। कप्तान मिसिंग रहा है पर्स होने के बावजूद भी, पैसा लगाने के बावजूद भी। और वेंकटेश अय्यर 23 करोड़ फिर बोलूंगा ओवर प्राइस्ड है। बाकी आप बताओ दोस्तों, केकेआर में आप 10 में से रेटिंग दो इनके खिलाड़ियों को, और केकेआर के लिए लाइक बनता है दोस्तों। अगर आप भी केकेआर के फैन है, लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो। क्या कर रहा है भाई, लाइक का बटन नीचे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, केकेआर के बाद अब लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की बात करते हैं। भाई सचमुच वन ऑफ द स्मार्टेस्ट बॉय, क्योंकि क्या है ना, आपके पास उतना बैलेंस पर्स नहीं था लखनऊ के पास, फिर भी नीलामी में जाकर 7 खिलाड़ी पहले दिन खरीदे, 3 विदेशी खरीद लिए। अभी भी 14 करोड़ का लेफ्ट पर्स बचा है डे 2 पर, और आपको ऋषभ पंत मिल जाते हैं 27 करोड़ रुपए में, आवेश खान 7 करोड़ रुपए, ठीक है पहले भी खेलते थे, मिलर भी आपको मिल गए, समद आपको मिल गए, चलिए ठीक है, मिचेल मार्श आपको मिल गए, माकराम भी आपको मिल गए। तो मेरे हिसाब से माकराम, पंत ये दोनों कप्तानी के विकल्प थे। माकराम ने हैदराबाद की कप्तानी की, और अब पंत तो सीधा ऑप्शन है इनके लिए कप्तानी का, ये सीधे सीधे तौर पर उनके कप्तान होंगे। तो लखनऊ को अपना एक कप्तान मिल गया, एक फिनिशर मिल गया, जो जरूरत थी वो सब मिल गया भाई लखनऊ को। ऑलरेडी लखनऊ ने दोस्तों निकोलस पूरन को 21 करोड़ रुपए दिए थे। लखनऊ ने ऑलरेडी प्लेयर्स लिए हुए थे काफी महंगे महंगे रिटेंशन की प्रक्रिया में। तो लखनऊ ने देखो यार, ऑक्शन की प्रक्रिया में लखनऊ के पास जितना पर्स था उस हिसाब से लखनऊ को, मेरे को नहीं लगता था कि ये ऋषभ पंत ले पाएंगे, लेकिन सिर्फ वो ऋषभ पंत मिलने पर भाई मैं इनको विन विन कहूंगा, क्योंकि वो एक खिलाड़ी ऐसा है जिसके पीछे सब भागे थे, दैट्स व्हाई वो नीलामी के इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी बना है। तो जाहिर है ऋषभ पंत 27 करोड़ इनको मिल गए हैं, नए कप्तान इनके होंगे। कांग्रेचुलेशंस टू लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम, क्योंकि केएल राहुल माफ कीजिए अच्छा विकल्प है केएल राहुल से। और लखनऊ के लिए भैया लाइक बनता है, नहीं किया तो कर दो। लखनऊ के खिलाड़ियों को 10 में से रेटिंग दे दो आपके हिसाब से। लखनऊ ने ये जो पिक की है वो क्या है, कैसी है, 10 में से बताओ, कमेंट बॉक्स नीचे है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बंबई की टीम की बात कर लेते हैं। मुंबई इंडियंस की टीम, ज्यादा पैसा था नहीं, ऑलरेडी इंडिया के सारे सुपरस्टार रिटेन करे हुए थे, 4 खिलाड़ी खरीदे, मात्र एक ओवरसीज था, सोचने वाली बात है। हालांकि 26 करोड़ रुपए बंबई के पास लेफ्ट थे। तो डे 2 में कुछ तबाही, कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी स्पेशली विदेशी प्लेयर्स अब मुंबई में जाते हुए दिखेंगे। क्या प्लेसेस मुंबई में जा रहे हैं, जवाब बहुत जल्दी मिलेगा, आज पता लगेगा। क्यों? क्योंकि भैया देखो 26 करोड़ बचे हैं। बोल्ट को इन्होंने लिया 12.5 करोड़ में, बहुत बढ़िया प्राइस में लिया, सही प्राइस थी बोल्ट के हिसाब से, इतना ही मिलना था, इससे ना कम इससे ना ज्यादा। नमनदीप, रॉबिन विंच और
करण शर्मा को लिया है। एक स्पिनर की कमी है नीचे से जो कि सपोर्ट कर सके, इंडियन स्पिनर अब कोई ऐसा है नहीं, तो विदेशी खरीदेंगे। अब ये आज दोस्तों जो इनके पास 26 करोड़ है ना, डे 2 में ये सारे विदेशियों के पीछे भागेंगे क्योंकि इनके पास विदेशी है नहीं। टिम डेविड का आना बाकी है, उनके पीछे भागेंगे। शायद फाफ डू प्लेसिस को लेने की कोशिश करें, ऊपर से वो ओपनिंग दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस की टीम पहले दिन तो ऑन डेड ऑफ ही रही। ट्रेंट बोल्ट मिल गए तो वो बुमराह का एक साथीदार मिल गया, लेकिन जो इनका मकसद था वो अभी पूरा हुआ नहीं है। विदेशी खिलाड़ी खरीदने अभी आपको पूरे के पूरे 6-7 बड़े 26 करोड़ है मात्र। तो डे 2 में अब देखते हैं मुंबई क्या करती है। पहला दिन ऑन डेड ऑफ ही रहा है, पर्स भी इतना नहीं था, और जब आप रिटेंशन में इंडिया के सारे बड़े बड़े प्लेयर्स और को रिटेन कर लेते हो तो फिर आप ऑक्शन में क्या एक्सपेक्ट करोगे यार भाई। बाकी मुंबई के लिए बताओ दोस्तों, लाइक बनता अगर आप भी फैन हो। 10 में से रेटिंग दो इनके डे 1 के ऑक्शन के स्ट्रेटेजीज को। आगे बढ़ते हैं। मुंबई इंडियंस के बाद दोस्तों पंजाब किंग्स की टीम की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा बैलेंस पर्स लेकर उतरी पंजाब किंग्स की टीम ने, बाइंग भी अच्छी की है। 10 खिलाड़ी खरीदे पहले दिन, मात्र 2 ओवरसीज खरीदे, मतलब डे 2 पर 6 ओवरसीज और खरीदने। अभी भी 22 करोड़ है, मतलब डे 2 पर पंजाब लड़ाई लड़ेगी, ओवरसीज खिलाड़ी खरीदेगी। अय्यर इनको मिल गए तो इनको कप्तान मिल गया, चहल इनको मिल गए, नीचे से स्पिनर मिल गया, अर्शदीप मिल गए तो तेज गेंदबाज मिल गया, स्टोइनिस मिल गए, बीच में से ऑलराउंडर मिल गया, वडेरा मिल गए तो भैया फ्यूचर का सुपरस्टार मिल गया, मैक्सी भी मिल गए तो आपको नंबर 4 का विकल्प मिल गया, वैशक कुमार, यश ठाकुर, हरप्रीत बरार, विष्णु विनोद भी मिल गए जो नीचे से आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों पंजाब किंग्स की टीम ने विन विन सिचुएशन में पहले दिन जो है ऑक्शन की प्रक्रिया की है। मेरे हिसाब से पंजाब बहुत खुश होगा जो भी उन्होंने किया, क्योंकि जिस तरह का पैसा था रिकी पॉन्टिंग के वहां आने के बाद इतना क्लियर हो गया था पहले दिन कि पंजाब ऑल आउट जा रहा है इंडियन प्लेयर्स पर। और हर इंडियन प्लेयर्स को, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग का वो तरीका है, उन्हें पता है आईपीएल कैसे जीता जाता है, वो मुंबई के साथ प्रयोग कर चुके हैं। आपको इंडियन कोर की आवश्यकता और वो बन गया है। अय्यर है आपके पास, चहल है आपके पास, अर्शदीप सिंह आपके पास है, तो ये 3-4 बड़े इंडियन प्लेयर्स आपका कोर बना देंगे। और इंडियन कप्तान भी आपको मिल गया है। 110 करोड़ रुपए, शायद मुझे ऐसा लगता है पंजाब के इतिहास में वन ऑफ द बेस्ट ये ऑक्शन होगा अगर डे 2 भी अच्छा चला जाता है और कुछ ओवरसीज प्लेयर्स और मिल जाते हैं, क्योंकि इससे पहले पंजाब ने कभी भी इतनी सेंसिबल बाइंग नहीं की है। रिकी पॉन्टिंग का वो छाप और असर दिख रहा था। पंजाब के लिए लाइक बनता है, लाइक का बटन नीचे, और 10 में से रेटिंग दो दोस्तों आप भी इनकी जो डे 1 पे इन्होंने खरीदी की है पंजाब किंग्स की टीम को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पंजाब के बाद अब बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम की। राजस्थान रॉयल्स की टीम के पास उतना पैसा था नहीं, रिटेंशन में सारे पत्ते यूज कर लिए थे, आरटीएम कार्ड था नहीं। 5 खिलाड़ी फिर भी खरीदे डे 1 पर, 3 ओवरसीज प्लेयर्स खरीदे क्योंकि उनकी ही जरूरत थी। 17.3 करोड़ रुपए, अच्छा खासा ठीक ठाक पर्स अभी भी बचा हुआ है डे 2 के हिसाब से। अगर हम बाकी टीमों से कंपेयर करें तो आर्चर को 12.5 करोड़ देना बिल्कुल समझ नहीं आया। पता नहीं भैया द्रविड़ क्या सोचकर आए हुए थे, जरूर कुछ ना कुछ सोचा होगा। क्या उपलब्ध रहेंगे पूरा सीजन, क्या इंजरी के इश्यूज नहीं है, ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। मैंने प्रेडिक्शन की थी कि आर्चर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं बिक सकता, 12 करोड़ मिल जाना आर्चर को सचमुच हैरान करने वाली बात है। मेरे हिसाब से ओवर प्राइस है। हसरंगा, तीक्ष्णा, 2 स्पिन के ऑप्शन आपको मिल गए हैं प्लेइंग 11 में। वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन भाई, दोनों को भी खिला सकते हो क्योंकि आपके इंडियंस ही है सारे। तो अब आपको नीचे से अगर 2 स्पिन ऑप्शन लाने हैं तो, क्योंकि चहल नहीं है अब आपके पास, तो आप यूज कर सकते हो। मडवाल मिल गए और कुमार कार्तिक एक इंडियन ऑप्शन मिल गए स्पिन में। तो मडवाल जो कि भारतीय पेस ऑप्शन बन सकते हैं फ्यूचर में, वो भी इनको मिल गए। लेकिन राजस्थान रॉयल्स के पास उतना पैसा था भी नहीं, सबसे कमजोर बैलेंस पर था, और उस हिसाब से आर्चर को 12.5 करोड़ देना थोड़ा सा समझ नहीं आया। तीक्ष्णा और हसरंगा एक साथ मिल जाना वन ऑफ द बेस्ट सिचुएशंस, ठीक ठाक ही मेरे हिसाब से राजस्थान के लिए नीलामी गई है। बहुत विन विन सिचुएशन मैं नहीं बोलूंगा राजस्थान के लिए। बाकी आप बताओ राजस्थान रॉयल्स को आप कितनी रेटिंग दोगे 10 में से? डे 2 पर राजस्थान क्या करेगी वो भी बताओ। राजस्थान के फैन हो, लाइक नहीं किया तो कर दो भाई लाइक का बटन नीचे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आरसीबी की बात कर लेते हैं। आरसीबी की कप्तानी का क्या भैया मामला है, क्योंकि बहुत बड़ा बैलेंस पर से लेकर उतरी, सारे बड़े खिलाड़ी आए, किसी के पीछे नहीं पड़ी ऐसी कि भैया किसी को भी लेना, चाहे वो पंत हो, चाहे वो अय्यर हो, चाहे वो केएल राहुल हो, चाहे वो जॉस बटलर हो। तो मुझे नहीं समझ में आया भैया क्या सोचकर आए थे, चहल को भी नहीं लिया। तो मुझे नहीं समझ में आया भैया आरसीबी ने किस दिमाग को वहां बैठाया हुआ है। और मैं भाई क्लियर कट बोलूंगा, इन्हें कप्तान की आवश्यकता है। अगर आपके विराट कोहली क्लियर कट बोल रहे हैं कि मैं कप्तानी नहीं करूंगा, मैं एज ए प्लेयर खेलूंगा, तो फिर आपको कप्तान की आवश्यकता है। अगर विराट कोहली बोल रहा है मैं करूंगा, तो फिर आपको कभी भी कप्तान की जरूरत थी ही नहीं। डे 2 में अभी टोटल 6 खिलाड़ी आरसीबी ने खरीदे, 3 ओवरसीज थे, 30 करोड़ बचाए हुए हैं डे 2 के लिए। अब टिम डेविड भी आएंगे डे 2 पर, फाफ डू प्लेसिस भी आएंगे, कुछ प्लेयर्स आने वाले हैं विदेशी प्लेयर्स। हेजलवुड अच्छी बाय 12.5 करोड़ रुपए, फिल सॉल्ट बहुत अच्छी बाय 11 करोड़ रुपए, जीतेश शर्मा एक सेंसिबल बाय 11 करोड़ रुपए में, क्योंकि
आपको वो एक इंडियन विकेट कीपिंग का ऑप्शन देते हैं। लिविंगस्टोन 8.7 करोड़ रुपए में बेस्ट बाय करी, राशिद डार और सुयश शर्मा एक अच्छी बाय थी। तो जितने भी 6 खिलाड़ी खरीदे वो एक अच्छी बाय थी। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है 6 के 6 खिलाड़ी बढ़िया खरीदे, कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम ये है भाई कि आपने 30 करोड़ रुपए डे 2 के लिए बचाए हैं, ना आपने पंत को ले पाए हो, ना आपने श्रेयस अय्यर को ले पाए हो, ना आपने केएल राहुल को ले पाए हो। तो कुल मिलाकर आरसीबी का प्लान क्या है, कप्तानी का विकल्प क्या होगा? मेरे हिसाब से डे 2 पर ये कोशिश करेंगे कि भैया फाफ डू प्लेसिस को 3-4 करोड़ में ले लिया जाए और वापस उन्हें कप्तान बनाया जाए। उसके अलावा इनके पास दूसरा विकल्प विराट कोहली बचते हैं कि विराट कोहली को कप्तान अपॉइंट किया जाए। मेरी पर्सनल राय और जो रिपोर्ट्स है वो यही है कि आरसीबी विराट को ही फिर से कप्तान बनाएगी और वो सबसे बेस्ट डिसीजन होगा इनके लिए। ये पहले ही ले लेना था इनको। भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ भी हो रहा हो, आईपीएल में आपकी टीम का सबसे बड़ा स्टार खिलाड़ी, ब्रांड प्लेयर जो चलता है, जो जिताता है, वो तो विराट ही है। और उनकी कप्तानी में कोई बुराई नहीं थी भाई, क्योंकि दूसरों ने क्या कर लिया। तो दैट्स वाई मुझे ऐसा लगता है भैया विराट कोहली नए कप्तान होंगे और ये बहुत विन विन सिचुएशन होगी अगर ये विराट को कप्तान बना देते हैं, क्योंकि ऑप्शन में अब ले देकर प्लेसिस बचते हैं भाई। कप्तानी का ऑप्शन सारे ऑप्शन जा चुके हैं, तो प्लेसिस को अगर आप लाकर डबल से बनाते हो तो फिर वो या तो एक वो विकल्प है या फिर विराट कोहली विकल्प है। ये 2 ऑप्शन बचते हैं आरसीबी के पास। मैं दूसरे ऑप्शन विराट के साथ जाना चाहूंगा। पर्स 30 करोड़ है, लेकिन 30 करोड़ में आप क्या खरीदोगे? डे 2 पर अब विदेशी प्लेयर्स मोस्टली बड़े, तो अब विदेशी प्लेयर आने वाले, कुछ बॉलर्स भी अच्छे खासे आने वाले। शायद आरसीबी उनको खरीदेगी, विदेशी प्लेयर पर अच्छी बाइंग होगी। टिम डेविड आ सकते हैं, आते हुए दिख रहे। मुंबई के साथ लड़ाई हो सकती है डे 2 पर। बाकी विराट अगर कप्तान बनते हैं तो विन विन आरसीबी के लिए लाइक बनता है भाई। सबसे पहले तो अगर विराट कप्तान बन रहे हैं यहाँ से तो ये सबसे खुशी की बात होगी, क्योंकि वो कप्तानी के रोल में लंबे अरसे से दिखे नहीं है और फिर दिखेंगे आईपीएल में। और आरसीबी के फैन हो तो लाइक कर दो, 10 में से रेटिंग दो इनके डे 1 को। आगे बढ़ते हैं फाइनली दोस्तों, अब हैदराबाद की टीम की बात करते हैं। हैदराबाद के पास उतना बैलेंस पर्स था नहीं, ऑलरेडी इन्होंने रिटेंशन की प्रक्रिया में विदेशी प्लेयर्स पर अपना पूरा पर्स लगा दिया था। तो 8 खिलाड़ी खरीदे डे 1 पर, 1 ओवरसीज खरीदा, 5 करोड़ रुपए मात्र बचे। डे 2 पर अब ये कुछ नहीं कर सकते, छोटे छोटे प्लेयर्स ही ले पाएंगे, अनकैप्ड प्लेयर्स। ईशान किशन 11 करोड़ रुपए सेंसिबल बाय थी। शमी 10 करोड़, वन ऑफ द बेस्ट बाय, 10 करोड़ में शमी मिल गए। हर्षल पटेल भी इनको मिल गया, वो भी बहुत तगड़ी बाय थी। अभिनव मनोहर मिल गए, राहुल चहर मिल गए, जैम्पा मिल गए, उसके अलावा सिमरनजीत सिंह और अथर्व टाइडे मिल गए। तो मेरे हिसाब से हैदराबाद विन विन रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास क्लासन है, इनके पास हेड है, इनके पास पैट कमिंस है, इनके पास नीतीश रेड्डी है, इनके पास आशुतोष शर्मा है। तो मुझे नहीं लगता ये कभी भी बुरी स्थिति में थे। इन्हें जो जरूरत थी वो गेंदबाजी में थी, इन्हें जो जरूरत थी वो भारतीय 1-2 बल्लेबाजी ऑप्शंस में थी। गेंदबाजी इन्होंने ली है, शमी ली है, हर्षल पटेल लिए, राहुल चहर स्पिन ले लिए, जैम्पा आपको स्पिन का ऑप्शन मिलते हैं, सिमरजीत सिंह आपको एक बॉलिंग का इंडियन ऑप्शन मिलते हैं। तो इंडियन ऑप्शन इन्होंने गेंदबाजी में लिए हैं। डे 2 पर ज्यादा पैसा है नहीं, बहुत ज्यादा उम्मीद है नहीं। तो ये थी भैया हैदराबाद की टीम। 10 में से रेटिंग दो, लाइक नहीं किया तो कर दो। ये सारी 10 टीमों की स्थिति बनाई, आरसीबी की कप्तानी की स्थिति बनाई। साथ ही दोस्तों मैंने ये भी बताया आपको कि कौन सी टीम को कप्तान मिला है। जैसे केएल राहुल दिल्ली को कप्तान मिल गया, कल वीडियो बना चुका हूं। बटलर और गिल में अब गुजरात चूज कर सकती है, पंत अब नए लखनऊ के कप्तान होंगे, अय्यर अब पंजाब के कप्तान होंगे। तो अब नई स्थिति हम आईपीएल में देखेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। हर टीम के लिए लाइक बनता है, सब्सक्राइब बटन नीचे हिट करके बेल आइकन